नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजुहब के इसी डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं अध्यापक तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज 2.0 के साइंस मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 45 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। मल्टीप्लाई कर दो इनको और ये 5 5 25, 5 के 20 और 2 22 और ये 2250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2250 वर्ग मीटर कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी है, इसका मतलब लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई b की 3/2 गुनी है। इससे आपको एक आइडिया लग गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया आपके पास में। लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई का पद कितना आ गया बंधु 3 और चौड़ाई का कितना आ गया 2। ओके, अब आपको कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो सीधा सीधा आप यहां से आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, कितना है 6, 3 दूनी 6, एरिया 6। 6 नहीं चाहिए आपको, कितना चाहिए 5400 चाहिए। कितना चाहिए 5400 चाहिए। तो 6 को 5400 कैसे बना सकते हैं, 900 से मल्टीप्लाई करके, और 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो बंधु इसका वर्गमूल जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब जब दो अनुपातों का गुणनफल या क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तो इस 900 का आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। और 900 का वर्गमूल कितना होगा 30, और 900 का वर्गमूल 30 होगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 तिये 90, तो इसकी लंबाई आ जाएगी। और 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो चौड़ाई कितनी आएगी 60। लो भाई, आपको इसका परिमाप चाहिए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 90 है और बी का मान 60 है, तो 150 हो गया। 150 को 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, फिर सेम सेम सा क्वेश्चन है, 2:3 है। इसमें घास लगाने का खर्चा 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 216 रुपए है। घास लगाने का खर्चा 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 216 रुपए है। मेरे बंधु आपको एरिया मिल जाएगा, यहां से एरिया 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का भाग लगा दो 216 रुपए में। 216 रुपए में 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का भाग लगा दो तो ये 216 रुपए खर्चा आया। टोटल खर्चे में रेट का भाग लगाएंगे तो एरिया आ जाएगा 25 पैसे, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। देन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वर्ग मीटर ऊपर चला जाएगा, लेकिन 216 को अपन 100 से गुणा कर दें तो पैसे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पैसे में बदल जाएगा। इकाइयां लिख के बता देता हूं। ओके, और ये नीचे 25 पैसे ऑलरेडी है ही है, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, किसमें मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब पैसे से पैसे की यूनिट तो कैंसिल आउट हो रही है, पैसे से पैसे की यूनिट तो कैंसिल आउट हो रही है। और 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार। तो ये एरिया आ गया 216 इंटू 4 ही रख लेता हूं इसको, अच्छा रहेगा, ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये हो गया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 216 इंटू 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे ही रखा आपको, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 2 अनुपात कितना 3, और एरिया कितना दे रखा है 216 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ओके, तो बताओ 6 चौकी 24, 4 और 1 2 6, ठीक है, और 4 दूनी 8, 864 हो गया। तो बताओ बंधु यहां से एरिया कितना आएगा, एरिया एक सेम वही पर्सन है, यहां से एरिया आएगा आपके पास में 6, 6 नहीं चाहिए आपको, कितना चाहिए 864 चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 कम 6 2, 6 चौकी 24, 2 6 चौकी 24, 144 का वर्गमूल कितना आएगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो लंबाई आयत की कितनी आएगी 12 दूनी 24। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसका मतलब लंबाई सॉरी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है बंधु, थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिख दिया। तो आपको ये देखना है कि पहले चौड़ाई है, पहले चौड़ाई है, इसका मतलब ये एल को आपको इधर लेना पड़ेगा और बी को इधर लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एल को इधर और बी को इधर ले लेंगे अपन। अब बताओ बंधु हमारे पास में लंबाई कितनी आएगी, 12 3 36 आ जाएगी। तो 12 3 36, तो इसका ऑप्शन में चॉइस है भी नहीं, वैसे भी देखो कितना इजी प्रश्न है, तो 36 राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
लंबाई इधर है, ठीक है, लंबाई सेकंड में लिखी हुई है, ऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्चा इतने रुपए। वही बात, सेम वही बात आ जाएगा, यहां से परिमाप आ जाएगा आपके पास में। कोई कहेगा सर परिमाप क्यों आएगा, देख कैसे आएगा। 3,000 रुपए तेरे इन्वेस्टमेंट हो रहा है टोटल, ठीक है, 3,000 रुपए तारबंदी का खर्चा आ रहा है 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से, 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से, इसका मतलब 7.5 रुपए प्रति मीटर, मतलब मीटर में दे रखा है। रुपए से रुपए की यूनिटी कट गई, रुपए से रुपए की तो यूनिटी कट गई, और 7.5 को पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। और 75 का डबल होता है 150, और 75 का 4 गुना होता है 300, तो 40 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा, 400 मीटर इसका परिमाप आएगा। और 400 मीटर परिमाप आएगा तो फिर वही लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। बंधु परिमाप यहां से कितना आएगा, परिमाप, परिमाप का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि परिमाप में लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल करते हैं तो 16 हो गया, ठीक है। हाँ जी, कितना चाहिए, 400। 16 दूनी 32 बच गया, 8 16 पंजे 80, 25 वर्गमूल मत ले लेना। अब यहां पे क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो लंबाई तो होगी 25 5 125 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होगी 25 3 75, तो 75 और 125 का अंतर कितने का होता है, 50 का इनका क्या हो जाएगा अंतर, तो 50 मीटर का अंतर कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत के विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है आयत के विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये लीजिएगा आयत है, इसका विकिरण ये 10 सेंटीमीटर है। कहा है कि एक आयत की लंबाई का दुगुना है, विकिरण लंबाई का दुगुना है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत के विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यह आयत की लंबाई का दुगुना है, विकिरण आयत की लंबाई का दुगुना है, तो लंबाई 5 मान लेता हूं, ओके। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, बंधु यहां पे मुझे चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, पहले बी निकालनी पड़ेगी मुझे, और बी का सीधा सीधा सा फंडा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अपन कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर, तो आधार 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर ही लिख लेता हूं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब बी का स्क्वायर होता है, ओके। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 25 घटाओगे 75 आएगा, और 75 बराबर बी स्क्वायर आ गया। वर्गमूल लेंगे तो 75 का वर्गमूल आता है 25 गुणा 3 होता है, तो 5√3 आ जाएगा, ठीक है। 5√3 इसकी बी आ गई, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5 है और चौड़ाई कितनी है, 5√3 है, ठीक है। तो ये टोटल अल्टीमेटली कितना आ गया, 25√3 आयत का क्या आ गया, क्षेत्रफल। 25√3 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक आयत 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े बरामदे के पत्रों से पक्का करना है, ठीक है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है, तो कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। देखो बंधु, मूल इकाई के लेफ्ट राइट में क्या क्या होते हैं, मूल इकाई के आगे होता है डेका, क्या होता है, डेका होता है, हेक्टा होता है और किलो होता है, और इधर डेसी होता है और सेंटी होता है और मिली होता है। इनमें 10-10 का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात डेसीमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो ये ध्यान रखना कि ये मीटर है, ये मूलतः मीटर है, तो ये डेसीमीटर होगा। कौन सा मीटर होगा, ये डेसीमीटर होगा। और डेसीमीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इधर आते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, और इधर जाते हैं तो 10 का क्या लगाते हैं, भाग, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अपन कह सकते हैं कितने पत्रों की आवश्यकता होगी, कितने पत्रों की आवश्यकता होगी, इसके लिए अपन कहेंगे कि बरामदे का क्षेत्रफल, तो बरामदे आयताकार है, तो अपन कह सकते हैं 40 मीटर इंटू 15 मीटर बरामदे का क्षेत्रफल आ गया, अपॉन में पत्रों से पक्का करना है, तो प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे, डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बंधु 10 का भाग लगेगा, तो 6/10 आ जाएगा, ओके, 6/10 मीटर आ जाएगा, इंटू, और ये 5 डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/10 आ जाएगा मीटर। मीटर से मीटर की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, आप चाहते तो ऊपर 10-10 से गुणा कर लेते तो मीटर से डेसीमीटर में बदल जाता, बात एक ही होती। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा,
अल्टीमेटली 5 का भाग कितनी बार जाता है यहाँ पे? 5 का भाग जाता है मेरे बंधु कितनी बार? 3 बार। और 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। तो ये 2 का भाग 40 में कितनी बार? 20 बार। तो ऊपर तो 20 आ गया आपके पास में, नीचे 1/10 इंटू 10 कितना है? 100। तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 20 को 100 से गुणा करोगे तो 2000 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार मैदान जिसकी चौड़ाई और लंबाई आपको दे रखी है, इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई आपको दे रखी है 20 और इसने लंबाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। इसके अंदर की ओर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। ओके, अंदर की ओर चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, यही तो गया है नहीं, इसके अंदर की ओर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये रास्ता इधर भी 7 मीटर है, इधर 7 मीटर है, तो ये नीचे भी कितना है? 7 मीटर है। ओके, इधर भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ 7 मीटर चौड़ा है, इधर भी कितने मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक तो ये होती है बंधु 2x इंटू एक्स एल प्लस बी माइनस 2x, बट रास्ते का क्षेत्रफल सिंपल वे में रेड वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, 50 इंटू 20 कर लो, 50 इंटू 20 कर लो। इसमें से अंदर वाले आयत, ब्लू वाले आयत का क्षेत्रफल घटा लो। ब्लू वाले आयत की डायमेंशंस क्या क्या हो जाएगी बंधु? ये पूरा 50 है तो 7 और 7 14 घटेगा, और 14 घटेगा तो कितनी बचेगी? 36 बचेगी। ये पूरा 20 है तो 7 और 7 14 घटेगा तो कितनी बचेगी? 6 बचेगी। तो इसको 36 इंटू 6 कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपका उत्तर। 5 दूनी 10 और 2 जीरो 1000 माइनस 216 कर दो। ठीक है, लो भाई, 1000 में से 216 घटाएंगे बंधु, कितना आएगा? 1000 में से 216 घटाना है, 1000 माइनस 216, ये अल्टीमेटली आपके पास में आ जाएगा 800, और 700 कितना आ जाएगा? 84। 784 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में 784 वर्ग मीटर रास्ते की क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। देन इसके बाद में अगला प्रश्न, 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। बंधु 80 मीटर लंबा है। ओके, ये लो, ये प्रश्न देखो, 80 मीटर तो लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं। इसके बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। एक सड़क तो बीचों बीच ये हो गई, एक सड़क बीचों बीच ये हो गई, परस्पर एक दूसरे को काटती है। ये 2 सड़कें हैं, कोई बात नहीं, ये सड़कें हैं। तो कह रहा है कि इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर है। सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बंधु, यहां पे सड़कों की, प्रत्येक सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका अल्टीमेटली एक तरीका तो ये होता है कि ये अगर x चौड़ाई की है तो वो भी कितने की चौड़ाई की है? x की है। ठीक है, ये l हो गई आपके पास में और ये b हो गई। मेरे बंधु एक बात सुनना, मेरी बात, सड़कों का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? सड़कों का क्षेत्रफल। सड़कों का क्षेत्रफल की एक ट्रिक होती है, वो होती है 2x, सॉरी, x इंटू सड़कों की चौड़ाई का क्षेत्रफल, सड़कों का क्षेत्रफल होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अल्टीमेटली आप 675 यहां लिखोगे, x का मान आपके पास में है नहीं, l प्लस बी आपके पास में जरूर आ जाएगा, 80 प्लस 160, 80 प्लस 60, और ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप इस सड़क की चौड़ाई निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है आपके पास में, ट्रिक है ये तो। ठीक है, क्या है बंधु? ट्रिक। अब बट आप कहते हैं कि सर हमें ट्रिक नहीं पता, कोई बात नहीं बंधु, ट्रिक नहीं पता, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं। अगर इसका नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता होता तो आप क्या करते? पता होता तो आप ऐसे करते, 675 बराबर है, x का मान नहीं पता, l प्लस बी, 80 प्लस 60 कितना होगा? 140 माइनस कितना? x है। मुझे ये पता है कि 140 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास में आ जाएगा 675। अल्टीमेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहे श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, चाहे गुणनखंड विधि करो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि करो, कोई सा भी लगाओ, लेकिन दिक्कत तो है इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चे को जोर तो आएगा इसमें, तो यहां से इसको नहीं करना चाहिए, इसको बाई ऑप्शन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? बाई ऑप्शंस कर लेना चाहिए, ट्रिक से नहीं करना चाहिए। एक बेसिक तरीका ये भी है कि आप 80 इंटू एक्स कर लो। ठीक है, सड़कों की चौड़ाई, यहां पे सड़कों की चौड़ाई, सड़कों का क्षेत्रफल, सड़कों का क्षेत्रफल आ जाएगा 80 गुणा एक्स कर लो,
प्लस से 60 गुणा x कर लो। भाई ये सड़क 80 गुणा x की है, ये 60 गुणा x की है, लेकिन x गुणा x x स्क्वायर क्या कर दो, घटा दो। बाई ऑप्शन कर लो ना, क्यों फालतू में इन बातों को घुमा रहे हो। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, प्रत्येक सड़क सपोज 6 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर चौड़ी होती तो यहां कितना आता मेरे बंधु ये बता, 6 से गुणा करता तो 6 8 48 480 प्लस से 360, ये कितना आ जाता 700 और 840। 840 में से 36 घट भी जाता, 840 में से 36 घट भी जाता तो 600 के करीब आंकड़ा नहीं आता। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा बंधु, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10 की मान लो, ये 800 ये 600 1400 तो हो गई, इसमें से 100 घटा भी लोगे तो ये तो 1300 बचेगी। 5 मीटर, 5 मीटर वाले से करोगे, 5 मीटर वाले से करोगे तो बंधु सुनना, 80 गुणा 5, 80 गुणा 5 प्लस से 60 गुणा 5 माइनस से 5 का स्क्वायर, तो 80 गुणा 5 होता है 400 और ये 300 700, 700 में से 25 घटेगा 675 आ गया। बाई ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, सी। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाओ तो जोर आएगा, फालतू में सेम ही बात है, क्वाड्रेटिक बनेगी। बाई ऑप्शन कर लो ऐसे प्रश्न को। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, इधर देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है 31 और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 14। इसके बाहर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ये बाहर की तरफ चारों ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता हो गया 2 मीटर। बाहर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ये 2 मीटर इधर है तो ये 2 मीटर इधर भी है बंधु, ठीक है। वो जो अंदर रास्ता था वैसे ही बाहर रास्ता है, ये 2 मीटर इधर हो गई, ओके ये 2 मीटर इधर हो गई तो ये 2 मीटर इधर भी है, ठीक है। चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल तरीका है, 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा भी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा बंधु, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल मेरे पास में आएगा लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 31 थी, 2 और 2 4 जुड़ेगी तो 4 जुड़ेगी तो कितनी होगी 35, और चौड़ाई कितनी होगी 14, 14 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 18। तो बताओ बंधु 35 इंटू कितना हो जाएगा 18, 35 इंटू कितना हो जाएगा 18, माइनस इसमें से अंदर वाले का घटा लो, 31 इंटू कितना घटा लो 14। लो रास्ते का क्षेत्रफल 18 पंजो 90, 9 हासिल की, कैरी फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। 54, 54 और 9 कितना होता है 63, 630 माइनस 14 एकम 14, एक कोरी फॉरवर्ड करेगा, 14 थी 42 और 1 43, तो ये यहां पे 0 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, और 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, और 5 में से 4 घटेगा कितना 1, 196, ठीक है। 196 रास्ते का क्या आ गया क्षेत्रफल। अब आपको खर्चा पूछा है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, खर्चा पूछा है तो मेरे बंधु बात यह है कि 196 को आप मल्टीप्लाई कर लो 55 से, ठीक है। और 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 196 इंटू 55 कर लो, ठीक है। 5 6 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 और 4 कितना 9, ओके हाँ जी 0 8 और ये 9। लो बताओ ये आएगा 0 8 7 और ये आ गया 7 आपके पास में, और ये आ गया कितना 10, 10,780 आ गया, ठीक है। तो 10,780 इस प्रश्न के ऑप्शन में नहीं है, तो बाय द वे ये किसी गलती से इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ये प्रश्न आपको बोनस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बोनस मिल जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 10,780। देन इसके बाद में अगला प्रश्न देखो क्या है, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति आपको दे रखी है, परिमिति होती है उसका चारों तरफ से परिमाप और वो होता है 4a, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वो दे रखा है 8x प्लस कितना 16। बंधु यहां से a कितनी आ जाएगी, 4 का भाग लगाओगे तो 2x प्लस कितना आ गया 4, ये वर्ग की क्या आ गई भुजा, और वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग के विकिरण की लंबाई का, वर्ग के विकिरण की लंबाई, विकिरण की लंबाई का सूत्र क्या होता है √2 गुणा भुजा होता है, और भुजा यहां पे a है तो √2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 2x प्लस कितनी है 4, इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 2√2x प्लस 2 आ जाएगा। 2√2x प्लस 2 कहां है, 2√2x प्लस 2, x प्लस 2 ये रहा, 2√2x प्लस 2 एक तो ये रहा, और 2√2x प्लस 1 ये रहा, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट।
हाँ जी, दोनों यहां पे क्या है, सही है। ए ऑप्शन किया वो भी सही है, सी ऑप्शन किया वो भी क्या है, सही है। हाँ जी, किसी वर्ग के विकिरण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। हाँ जी, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। किसी वर्ग के विकिरण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग का विकिरण 4√2 है, इट मींस वर्ग की भुजा 4 है, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि वर्ग का विकिरण होता है √2 गुणा भुजा, √2 से √2 कट जाएगा, भुजा 4 आ जाएगा, ठीक है। अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल की दुगुना है, ठीक है। तो इस वर्ग का एरिया क्या होगा, इस वर्ग का एरिया होगा 16, तो उस वर्ग का एरिया क्या होगा ये बताओ। 16 का इस वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है तो 32 हो जाएगा। बड़े वर्ग के विकिरण की लंबाई क्या होगी, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 32 है। तो मेरे बंधु बताओ ए बराबर क्या होगा, 32 का वर्गमूल, 32 को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 गुणा √2, ठीक है। ओके, तो 4 गुणा √2 हो जाएगा आपके पास में इसका भुजा, इसकी भुजा 4 गुणा √2 हो गई। तो इस वर्ग के विकिरण की लंबाई, इस वर्ग के विकिरण की लंबाई, विकिरण होता है वर्ग का √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा भुजा कितनी है, 4 √2, √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर वर्ग के विकिरण की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिवर्त का क्षेत्रफल, 28 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, इसका मतलब इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है बंधु, 28 28 है। इस वर्ग के परितः कोई वर्त बनाया गया है, इस वर्ग के परितः कोई क्या बनाया गया, वर्त बनाया गया है। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके परिवर्त का क्षेत्रफल के लिए परिवर्त का व्यास चाहिए, परिवर्त का व्यास होगा √2 गुणा भुजा होता है, तो 28 गुणा √2 इसका व्यास होगा, और व्यास 28 गुणा √2 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, 14 √2 होगी, और 14 √2 वर्त की त्रिज्या होगी, तो वर्त का परिवर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो ये हो गया 14 √2 इंटू 14 √2। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो क्या है कैलकुलेशन, ये है कि 7 का भाग 14 में कितनी बार, 2 बार। तो ये बताओ मुझे यहां से कि ये √2 गुणा √2 कितना होता है, 2, और 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 इंटू 14 आ जाएगा, 88 सॉरी इंटू 14, 88 इंटू 14, ठीक है। ये देखिएगा 14 4 56 होता है, 14 8 कितना होता है, 112, 112 होता है, तो ये 2 11 असल की, 112 और 11 कितना होता है, 123, तो 1232, 1232 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वर्ग के परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये वर्ग है मेरे बंधु, इस वर्ग के परिवर्त अभी भी देखा था, अगर इस वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, अगर इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, प्रत्येक भुजा ए है, तो इसका परिवर्त बनेगा एक, तो परिवर्त मेरे बंधु बता, इसका परिवर्त जो जाएगा वो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब परिवर्त का जो परिवर्त की त्रिज्या होगी कैपिटल आर, वो इस वर्ग के विकिरण √2a की आधी होगी, √2a की आधी होगी परिवर्त की त्रिज्या। और अंतःवर्त जो होगा, इसका अंतःवर्त होगा वो अंदर से होकर गुजरेगा, और अंदर से होकर गुजरेगा मेरे बंधु इस प्रकार से, अंदर से होकर गुजरेगा, तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या आएगी, अंतःवर्त की जो त्रिज्या आएगी वो आएगी इस वर्ग की भुजा की आधी a/2, ठीक है। अब कह रहा है आपको परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक तो परिवर्त है और एक क्या है, अंतःवर्त है। परिवर्त का क्षेत्रफल होगा पाई गुणा कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर है √2a/2 का स्क्वायर, और अंतःवर्त का क्षेत्रफल होगा पाई गुणा a/2 का स्क्वायर। पाई से पाई यहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 a स्क्वायर बट्टे कितना 4, अनुपात ये हो गया a स्क्वायर बट्टे कितना 4, 4 से 4 गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2 अनुपात, अल्टीमेटली आंसर आ गया कौन सा, सी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज ए की आधार पर बनाए गए हैं, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज ए की आधार पर बनाए गए हैं। ये तो वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज और है, इसी आधार पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ऐसे, ठीक है, सपोज ऐसे है, ठीक है।
एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है ए, वर्ग की जो भुजा है ए, वो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है ए स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू इसकी भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1 अनुपात √3/4 आ गया। 4 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो इधर तो 4 आ जाएगा और इधर 4 कट जाएगा, 4 अनुपात √3 आ जाएगा। 4 अनुपात √3 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ये तो कोई वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, इनका परिमाप समान है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि यदि वर्ग के विकिरण की लंबाई 12 √2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग के विकिरण की लंबाई 12 √2 है, ये 12 √2 है, समझ जाओ वर्ग की भुजा कितनी होगी 12, और वर्ग की भुजा 12 होगी तो वर्ग का परिमाप कितना है, 12 चौके 48 हो गया। हाँ जी, 48 वर्ग का परिमाप हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी 48 है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है, क्योंकि पहली लाइन में कहा है, तो इसकी भुजा कितनी होगी 16 × 48। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो कितना, 16 × 16। 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार और 16 चौके 64 कितना आ जाएगा 3, और 64 √3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवर्त क्षेत्रफल 121 है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। इसका मतलब इसका एरिया 121 है, और एरिया 121 है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी बंधु 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए, मुझे तो यह बता दो इस तार का परिमाप कितना होगा। इस तार का परिमाप 11 × 4 = 44 होगा। इस तार को वर्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो वर्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली इसकी जो परिधि होगी वो 2πr इस 44 के बराबर होगी, क्योंकि लंबाई चेंज नहीं हो रही है। तो 2 × 22 44 ही होता है, बटे 7 × r बराबर 44 से 44 कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 7, और r बराबर 7 आ जाएगा। तो कह रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बंधु, r बराबर 7 आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का एरिया, तो वर्त का एरिया क्या होता है, वर्त का एरिया होता है πr²। तो पाई 22/7 इंटू 7, तो राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 22 × 7 = 154, और 154 कौन से ऑप्शन में पड़ा है, डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार कागज की सीट है। ये लीजिएगा, एक वर्गाकार कागज की सीट है, इसका एरिया जो है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 784। कितना है 784 मेरे बंधु, 28 का स्क्वायर 784 होता है। इसका मतलब वर्ग की भुजा स्क्वायर बराबर 784 है, तो भुजा बराबर कितनी आएगी 28। तो भुजा 28 आएगी, तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28। अब क्या पूछ रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कागज की सीट से बराबर माप की 4 वर्ताकार प्लेटें काट ली जाती है। 4 वर्ताकार प्लेटें अगर आप इससे काटोगे बराबर माप वाली, एक तो ये वर्ताकार प्लेट काट ली, एक ये वर्ताकार प्लेट काट ली, एक ये वर्ताकार प्लेट काट ली, और एक ये वर्ताकार, बराबर 4 प्लेटें काट ली। प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर प्लेटें काटी है। तो मुझे एक बात बताओ, इन प्लेटों का ये पूरा का पूरा लंबाई कितनी होगी 28 होगी। तो बंधु यहां तक ऊपर कितनी होगी, ऊपर पूरी कितनी होगी 14, और ऊपर 14 होगी तो ये कितनी होगी 7, क्योंकि ये 7 वो 7 7 चौके 28। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछी है, परिधि होती है बंधु 2πr सरकमफेरेंस। तो बताओ 2 पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछी है तो कितना सेंटीमीटर आएगा 44 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा में 20% कमी कर दी तो भुजा बंधु पहले 100 थी तो आज कितनी हो गई 80। भुजा 100 से 80 हो गई, इसको काटेंगे तो 20 का भाग 5 बार और 20 का भाग कितनी बार 4 बार। तो बताओ बंधु वर्ग की भुजा 5 से 4 हो गई,
20% कमी कर दी तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल 25 था और अब कितना हो गया 16, तो क्षेत्रफल में कमी आई या वृद्धि हुई? कमी हो गई। कितने की? 9 की। कितने पर? 25 पर। इनटू क्या कर दो 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार? 4 बार। 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना? 36% वर्ग के क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी? कमी। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 36% की क्या आ जाएगी? कमी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 132 मीटर लंबे तार की एक वर्ताकार आकृति से मोड़ दिया जाता है। तो देखो बंधु, 132 मीटर लंबा तार है, उसको वर्ताकार रूप दे दिया, इसका मतलब यह तय है कि इस तार की लंबाई, उसकी परिधि बन गई 132। ठीक है, हाँ जी। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 132। हाँ जी, 22 5 110 होता है, 22 6 132 होती है। 22 6 132 होती है, तो 6 में 2 का भाग कितनी बार? 3 बार। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 3 7 21। अब कह रहा है इसको वर्ताकार रूप तो आपने दे दिया, लेकिन कह रहा है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ताकार रूप का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21। ये 2 का भाग कितनी बार? 7 का भाग कितनी बार? 3 बार। ये 22 3 66 इंटू कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, हाँ जी, 22 3 66 इंटू 21 हो गया। हाँ जी, ये 66 21 6 कितना होता है? 126 होता है। 12 कैरी फॉरवर्ड, 126 और 12 कितना होता है? 138। तो 1386 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुणा है। एक वर्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान 2 पाई आर का 7 गुणा है। एक वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुणा है। इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर है 7 दूनी 14 पाई आर हो गया। ठीक है, तो पाई से पाई तो मेरे ख्याल से कट गया। ओके, कट गया। आर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 14। तो इस वर्त की परिधि कितनी होगी? परिधि पूछी, आर बराबर 14, परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना? 14। 7 का भाग 2 बार, ये हो गया 88। तो ये इसकी परिधि कितनी हो गई? 88 हो गई। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। ठीक है, पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो बस की चाल क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लो आप तो। ठीक है, पहिए द्वारा, किसके द्वारा? पहिए द्वारा 5 सेकंड में तय दूरी, पहिए द्वारा 5 सेकंड में तय दूरी n 2 पाई आर होता है सूत्र। ठीक है, हाँ जी, n 2 पाई आर सूत्र होता है। तो n मतलब चक्रों की संख्या, 10 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 10 चक्कर लगाता है। 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना है? व्यास 1.4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 का भाग लगा दो, 0.7 आ जाएगा, या तो 0.7 आ जाएगा त्रिज्या इसकी। ठीक है, हाँ जी। मुझे एक बात बता दो यहां से कि इसका पॉइंट हटा दूं मैं, तो 10 से 7 को गुणा करेंगे तो पॉइंट वैसे ही हट गया, तो ये 0 से 0.7 से 7 कट गया। ठीक है, पॉइंट एक बार गया, ये लो 22 दूनी कितना आ गया? 44 मीटर। बस 5 सेकंड में 44 मीटर दूरी तय करती है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा कितना? समय। दूरी बटा समय चाल होती है बंधु। दूरी कितनी तय करती है? 44 मीटर। कितनी मीटर? 44 मीटर। और कितने सेकंड में? 5 सेकंड में तय करती है। तो ये मीटर प्रति सेकंड आ गई, 44/5 मीटर प्रति सेकंड बस की चाल। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है, किलोमीटर प्रति घंटे से यदि मीटर प्रति सेकंड में जाना है, छोटे में जाना होता है, तो वैसे तो या तो ऐसे कर लो कि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा, और घंटे को सेकंड में बदलेंगे 3600 से गुणा। लेकिन मैं बता दूं कि छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो मुझे तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो 44/5 को मैं गुणा करूंगा किससे? 18/5 से, क्योंकि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, ओके बंधु बताओ, 18 4 72 का 2 आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा आपके पास में? 7 करेगा। 18 और 7 कितना होता है? 25 से, 252/25 से। तो इसको 0.2 में निकालना है तो 0.2 में निकाल देंगे अपन।
मान, और 0.2 में मान आएगा 25 एकम 25, ठीक है, ओके, हाँ जी, 25 का 0 और पॉइंट लगेगा, 20 में भाग तो नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका 10 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा, और 10 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा तो ये भी ऑप्शनों में मैच नहीं हो रहा है, कहीं अपन ने गलती तो नहीं कर ली, एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूं, टेली कर लेता हूं, 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो 10 गुणा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान, व्यास त्रिज्या 1.4 है, तो 1.4 में 2 का भाग लगा दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यास 1.4 में 2 का भाग लगा दो, ठीक है, 2 से 2 वैसे काट लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, 1.4 का 14 हो जाएगा, 14 में आप 2 बार भाग लगा देना, 22 दूनी 44 मीटर आ गई, और 44 चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, दूरी है 44 मीटर, और कितनी दूरी, 44 मीटर दूरी कितने समय में, 5 सेकंड में तय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो बंधु 18/5 से गुणा करेंगे, और 18/5 से गुणा करेंगे तो ये 44 है, मैंने 14 गलत लिख लिया, यहां थोड़ा सा गलत लिख लिया, सॉरी बंधु, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ये कई बार दिखते नहीं है डेटा, तो ये 44 हो गया, ठीक है, 44/5 18/5 हो गया, ठीक है, हाँ जी, 18 4 72 है, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा, 7 करेगा, 18 4 72, 72 और 7 कितना 79, बट्टे कितना 25, 25 × 75, ओके, बच गया कितना 4 42 में, 25 एकम 25 से, और बताओ बंधु 15 तक तो 40, 15 और 1 16 बच गया 160, 25 6 150 है, लगभग 31.6, ऑप्शन दिख गया कौन सा, सी राइट आंसर है, सॉरी यहां थोड़ी गलती हो गई थी, 14 लिख लिया था मैंने। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वर्तीय पहिया 11 किलोमीटर दूरी करने में 1000 परिक्रमण करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, बंधु 11 किलोमीटर तय दूरी है, ठीक है, 1000 परिक्रमण करता है मतलब 1000 चक्कर लगाता है, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमें नहीं पता, पहिए की त्रिज्या पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहिए की त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे, हाँ जी, मीटर में चाहिए तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर होंगे, ओके, ये 1000 है इंटू 22 दूनी 44/7 इंटू आर, ये 1000 से 1000 सीधा कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है बात है, ओके, ये हो गया 11 बराबर है 11 गुणा 7 कर दूं इधर, और उधर कितना है 44 आर, तो 11 का भाग 44 में 4 बार, और आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 7 बटे कितना 4, तो 4 एकम 4, देखते रहो ऑप्शनों की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, हाँ जी, फिर इसके बाद में बताओ मुझे 4 एकम 4 बच गया 3 है, तो 4 7 28 और 4 5 20 है, 1.75 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर मोटाई या ऊंचाई की एक ईंट पहिए को रोके रखने के लिए रखी गई है, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक ईंट है, वो पहिए को रोके रखने के लिए रखी गई है, ये कोई पहिया है, इसको रोके रखने के लिए 5 सेंटीमीटर ऊंची एक ईंट रखी गई है, चलो कोई बात नहीं है, ये ईंट रख दी, ठीक है, इस ईंट की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चलो जो भी है, ये ईंट रख दी, रखी हुई है, पहिए को रोके रखने वाली ईंट सतह के उस बिंदु से जहां पहिया जमीन को छूता है, क्षैतिज दूरी 15 सेंटीमीटर है, पहिए को रोके रखने वाली ईंट पहिए के उस बिंदु जहां जमीन को छूता है वहां से ये कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, ओके, तो पहिए का अर्धव्यास या त्रिज्या पूछिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे बंधु, बताओ ये पहिए की क्या है केंद्र, ये पहिए का केंद्र है, तो यहां से बताओ ये पहिए की क्या है त्रिज्या, ओके, और ये मैं यहां से इसको ये मिला दूं, ये भी त्रिज्या है, और ये डॉट 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 मिला दिया मैंने यहां से इसको, ठीक है, अब आप एक लॉजिकली बात देखना बंधु, अगर ये इधर 5 है, अगर ये 5 है तो मेरे बंधु ये भी कितनी है 5 ही है, और ये 15 है तो ये ऊपर वाली भी 15 है, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आर बनी रहा है, तो ये क्या है, ये इतनी सी दूरी क्या है, ये r-5 है, r- क्या है 5 है, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो कर्ण स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 225 प्लस लंब का स्क्वायर इसका r-5 का स्क्वायर कर दें, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर बराबर 225 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा 5 गुणा आर, ओके, तो ये बताओ मुझे कितना आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर तो 0 बच गया, ये 225 में 25 जोड़ो सीधा ही 250, ठीक है, और ये माइनस का कितना आ गया 10r, ये 10r इधर आएगा तो मेरे बंधु 10r बराबर 250 हो जाएगा, और यहां से r बराबर कितना आएगा 25, r बराबर 25 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। 1 सेंटीमीटर वाले 3 सिक्के हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, एक टेबल पर रखे गए हैं, लो इस प्रकार से रखे गए हैं, ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। तो सिक्कों द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। आपको इस इनके द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया ये बताना है मेरे बंधु, ये बताना है। तो सिंपल सी बात ये है साहब कि इन पहियों के इन केंद्रों को मिलाएंगे तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, नो डाउट समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसकी ये भुजा 1 2 है, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 2, और ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो मैं एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा लूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू इसकी भुजा का स्क्वायर। भुजा 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या माइनस से, इसमें से 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा लूं। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr², 1 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। कितना है थीटा? यहां पे 60 डिग्री का कोण बनता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक। ले भाई इसकी कैलकुलेशन कर दे, बात ये है कैलकुलेशन में ये है कि 60 का भाग कितनी बार जाएगा, अल्टीमेटली 6 बार जाएगा, ठीक है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 माइनस से ये π/2 बच गया मेरे हिसाब से। √3 माइनस π/2 कहां है? √3 माइनस π/2 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां दे रखी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से इसकी 3 भुजाओं पर अगर लंब डालते हैं, अगर इसकी 3 भुजाओं पर लंब डालते हैं, पहला परपेंडिकुलर P1, दूसरा परपेंडिकुलर P2 और तीसरा परपेंडिकुलर P3, और इसकी प्रत्येक भुजा A है, तो इसकी एक डेरिवेशन से सीधा रिजल्ट बताया हुआ है आपको कि 2/√3 इसकी भुजा आती है, 2/√3 P1 प्लस A P2 प्लस A P3, इसकी भुजा आ जाएगी आपके पास में यहां से 2/√3। P1 P2 P3 क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, सबको जोड़ लो, 3 4 5 है, 3 4 7 और 5 कितना 12, तो ये अल्टीमेटली हो गया 24/√3 हो गया। 24/√3 भुजा हो गई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 24/√3 गुणा 24/√3 आ जाएगा मेरे बंधु। ये बता दो आप तो यहां से √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, 3 का भाग 24 में 8 बार, 8 में 4 का भाग 2 बार, 24 दूनी कितना होता है 48/√3। तो 48/√3 बंधु आपके सी ऑप्शन में पड़ा था, ठीक है। तो 48/√3 सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता? राइट हो जाता। एक समद्विबाहु त्रिभुज को दो बराबर भुजाएं, सॉरी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तथा तीसरी भुजा क्रमशः, तो ये देखो भाई समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तथा तीसरी भुजा दे रखी है। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 25 25 दे रखी है, ओके, और तीसरी भुजा में मान लेता हूं कितनी है 30 दे रखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एस बराबर होता है A + B + C बटा 2, 25 25 50 से 30 80, 80 में 2 का भाग लगाएंगे 40। यहां से एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा अंडर में S माइनस A, 40 गुणा 40 में से 30 घटाओ 10, फिर 40 में से 25 घटाओ कितना 15, और 40 में से 25 घटाओ 15, तो 15 का वर्गमूल तो कितना आता है 15 ही आता है, ओके हाँ जी। और ये 400 का वर्गमूल कितना आता है 20 आता है। तो ये अल्टीमेटली आपके पास में इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 300, ये पड़ा। समद्विबाहु त्रिभुज का एक एरिया का सूत्र और होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, ठीक है हाँ जी। एरिया होता है B/4 अनइक्वल साइड अपॉन 4, अनइक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, हाँ जी 4A हो जाएगा B/4 4A², ठीक है, B/4 B² माइनस 4A² हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बंधु ये कितना होगा? ये आपके पास में हो जाएगा B का मान कितना है 30/4, ठीक है 30/4 अंडर में B², 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 4A, हाँ जी 25 का स्क्वायर, B/4 4A² माइनस B² होता है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ जी। तो ये होता है B/4
4a² माइनस b² अंडर रूट में, ठीक है। ओके, ये कैसे निकलता है वैसे भी मैं बता दूंगा आपको, ये बंधु कैसे निकलता है वैसे भी। b/4, b का मान कितना है 30/4, ओके। अंडर रूट में 4a², तो 4 गुणा a², 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है, माइनस b², 30 का स्क्वायर कितना 900। ये लो अल्टीमेटली ये तो 15/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 15 बटे कितना आ गया 2 आ गया। ये अंदर क्या आ गया, ये 600 का 4 गुना 2400, 2400 का और 25 का 4 गुना 100, 2500, 2500 में से 900 घटेगा 1600, 1600 का वर्गमूल कितना आता है बंधु 20 आता होगा मेरे हिसाब से, कितना आता है सॉरी 400, और 400 1600 का 16 का 4 और ये 40 आ गया, ठीक है 40 आ गया। 40 में 2 का भाग 20 बार 20 को गुणा करोगे 15 से 300 आ जाएगा, राइट आंसर। तो ये कैसे आ जाता है ये सूत्र, ये सूत्र आता है मेरे बंधु अगर आप इसमें ये लंब डाल दो, तो समद्वि बाहु त्रिभुज में सिर से सामने की भुजा पर लंब डालते हैं, तो ये जो b होती है इसको b/2 में बांटता है, समद्विभाजित करता है, और ये ऊंचाई होती है इसकी h, ये होती है हमेशा a। तो इनमें संबंध होता है बंधु h का मान, h का मान क्या होता है, h का मान होता है कि इस a² में से b²/4 घटा दो, b²/4 अंडर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b² आ जाता है, ये h आ जाती है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, ये फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में समचतुर्भुज के विकिरण 24 और 10 हैं, तो समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी बंधु, रोम्बस के बारे में आप जानते हो, समचतुर्भुज के विकिरण 24 और कितने हैं 10 है। 24 और 10 का मतलब ये होता है कि समचतुर्भुज का विकिरण समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। 24 है तो ये 12-12 होगा, और 10 है तो ये कितना होगा 5-5, और ये समकोण त्रिभुज में 5 12 13 का एक जोड़ा होता है, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा समचतुर्भुज का कितना परिमाप। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4a² बराबर है d1² प्लस d2² बराबर 4a² का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। d1² प्लस d2² बराबर 4a² का फॉर्मूला इसे भी a निकाल सकते हो आप यहां से भी, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676 बराबर 4 a², और 676 का कितना होता है 26, और 4 का कितना 2 बराबर a बराबर कितना आ गया 13, a बराबर 13, तो परिमाप 13 चौके कितना हो गया 52 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज के विकिरण 24 और 10 सेंटीमीटर हैं, तो चतुर्भुज का परिमाप। ये प्रश्न थोड़ा सा बंधु गलत है, समलंब चतुर्भुज के विकिरण देकर परिमाप पूछा आपसे समचतुर्भुज का, तो यहां पे थोड़ी सी करेक्शन हो गया इसमें, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, शायद यहां पे समचतुर्भुज होता तब तो 52 आ जाता, कितना आ जाता 52 आ जाता, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज के विकिरणों के बारे में भी कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इतना कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज के विकिरण समान अनुपात में विभाजित करते हैं, भुजाएं नहीं निकल सकती, तो ये तो डिलीटेड प्रश्न है, स्टार है, ठीक है इस प्रश्न में तो, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2160 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 60 प्लस 48 इंटू उनके बीच की दूरी को अपन h से लिखते हैं, ओके। h का मान आ जाएगा आपके पास में, कैसे आएगा 2160 बराबर ये कितना हो गया 108, 108 बट्टे कितना आ गया 2 इंटू एच, ये हो गया 2160 बराबर है 54 गुणा h। आप भाग लगा दीजिएगा इसमें आराम से, 9 का भाग 6 बार 9 6 54, 9 दूनी 18 बच गया 3 है, और 9 चौके 36 से 240 से, और 6 चौके 24 40 इनके बीच की क्या आ जाएगी ऊंचाई, और ये 40 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में पड़ा। नेक्स्ट इसके बाद में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं ये है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी देके छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी है। हाँ जी, किसी भी समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की एक खास बात बता देता हूं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 60 और 48 है, ये 60 है तो ऊपर वाली तो 48 होने से रही यही होगी, हाँ जी ये ऊपर वाली तो 60 ही होगी क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कह रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 24 है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, ये बड़ी भुजाओं के बीच की ये वाली डिस्टेंस ये कितनी दी है 24 दी है, ठीक है। ये L है और ये इसको मैं H1 ले लेता हूं, ठीक है ओके। तो बंधु इसको मैं H2 बोल दूं, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, और ये B है। आपको एक बात बता दूं, इसका एरिया दोनों केसेस में बराबर होगा, L गुणा H1 लिख लो चाहे बराबर B गुणा H2 लिख लो, ऊंचाइयां अलग अलग होने से क्षेत्रफल अलग अलग आ जाएंगे क्योंकि आधार अलग अलग है।
L 60 है, ऊंचाई 24 है बराबर, B 48 है और H2 का मान आ जाएगा, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आ जाएगी 24 दूनी 48 है और यहां से H2 बराबर कितना आ गया 30, H2 बराबर 30 आ गया। अब ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे पर लंबवत है। समकोण त्रिभुज में 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे पर लंबवत है, इसका मतलब ये समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी है। अब बताओ एक दूसरे पर लंबवत हो तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका बंधु परिमाप चाहिए समकोण त्रिभुज में, तो 17 15 8 का एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट्स जो होते हैं उनसे 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है, यही नहीं 13 12 5 का भी ट्रिपलेट होता है, यही नहीं आपके पास में आपके पास में ट्रिपलेट होते हैं 5 4 3 का भी होता है ट्रिपलेट, ठीक है, 10 8 6 का भी ट्रिपलेट होता है, 15 12 9 का भी ट्रिपलेट होता है, किसका होता है 15 12 9 का भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 25 20 15 का भी होता है, ठीक है, ऐसे ये ट्रिपलेट याद रखने होते हैं, 25 24 7 का भी। मैं ट्रिपलेट से काम कर चुका हूं 17, तो इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दो और तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 40 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक बात है, ये इस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी, एक वर्ग की भुजा उसके विकिरण की लंबाई का अनुपात, वर्ग की भुजा ए होती है और उसका विकिरण होता है √2a, ए से ए कट जाएगा तो 1:2 सही होगा, 1:2 इसका राइट आंसर होगा, ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में पड़ा 1:2। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी 16 16 और इसका क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 16 इंटू कितना 16। तो बताओ बंधु यहां पे आपके पास में हो जाएगा 4 का भाग 4 बार 16 चौके 64√3, 64√3 आपके पास में इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा 64√3। ओके, नेक्स्ट इसका, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई है, ये रिपीट प्रश्न है, ठीक है, समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई दे रखी है आपको, ठीक बात है, समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई दे रखी है, एक का तो 24 दे रखा है और एक का कितना दे रखा है 10, तो ये वही 12 12 हो जाएंगे और ये 5 5 हो जाएंगे, ठीक है, और वो 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, भुजा 13, तो परिमाप कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 चौके 52, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है तो उनकी ऊंचाई क्या होगी। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दे रखी है, ओके, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दे रखी है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 और कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, इनके बीच की लंबवत दूरी अपन को ऊंचाई पूछी है, एरिया कितना दे रखा है 78 बराबर होता है 1/2, समांतर भुजाएं 10 और 16 को जोड़ेगा तो कितना 26 इंटू एच, और बताओ बंधु 2 का भाग 13 बार और 13 6 78 होता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमने L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। ओके, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों, आज अपन 2.0 वाली टेस्ट सीरीज की जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी की क्वेश्चन है उनका आपको मैं विस्तृत समाधान प्रोवाइड करवाता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि कांच को कठोरता प्रदान करने के लिए, याद रखना कांच को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें पोटेशियम क्लोराइड KI का मिश्रण KCl का मिश्रण मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए जो कथन है इनमें से सही कथन को चूज करना है। पहला ऑप्शन है 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, इसको सिरका कहते हैं, विनेगर कहा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वसा की जल अपघटन, तो वसा टूटेगी तो ग्लिसरॉल बनेगा और वसीय अम्ल बनेगा, और वसीय अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये बात भी सही है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है जिसका उपयोग बर्तनों का हत्था बनाने में किया जाता है, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में किया जाता है, खाना नहीं चिपकने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। CaOCl2 ये फोस्जीन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है फोस्जीन बनती है जो बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं ना क्लोरोफॉर्म, उसको हवा में खुला छोड़ने से फोस्जीन नामक जहरीली गैस बनती है। ये वाशिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं है, वाशिंग पाउडर अलग होता है। तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आनुभविक सूत्र बेंजीन का, तो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6। आनुभविक मतलब इसके केवल एटम्स लेने, तो CH यानी सी
ऑप्शन जो है वो सही है। मेथेनॉल के 1 मोल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है परमाणुओं की संख्या मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या के आधार पर निकाला जाता है, तो 3.6 गुणा 10⁻24 होगी। अगला जो है वो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये है। इसमें ग्लूकोज में कार्बन का परमाणु भार, तो देखिए कार्बन, एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो सर टोटल कितना हो गया? 72 हो गया। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, एक हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, तो 12 का हो गया 12। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है? 16, तो टोटल हो गया 96। इनको ऐड करो, 16 और 4 100 और 110 180 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा है कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन कितना है? 72, टोटल कितना है? 180। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 18 चौके 72, 10 4 को 10 से गुणा करेंगे 40%। तो कार्बन का आणविक भार है 40%। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। किस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षय बनेगा? तो पहला ऑप्शन है सिल्वर और पोटेशियम आयोडाइड। जब इनमें लेड है ही नहीं तो लेड आयोडाइड कहां से बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, इसकी रिएक्शन करवाएं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा? बिल्कुल डबल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। पोटेशियम लेड तो बन जाएगा आयोडाइड और पोटेशियम बन जाएगा नाइट्रेट। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला है सोडा लाइम। सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। अगला है किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर, स्वीटनर को हिंदी में कहते हैं मधुरक, ऐसा पदार्थ जो मधुर होता है, मीठा होता है, लेकिन याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला है और चीनी से 200 गुना, चीनी से 200 गुना मीठा होता है एस्पार्टेम। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। इनका जैविक मान 0 होता है। Mg+2 और दूसरा है फॉस्फेट PO4-3। इनसे फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला यौगिक बनाना है। यौगिक बनाने का सीधा सा तरीका क्या होता है? इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, यानी Mg3 और PO4 का होल ट्वाइस, जो कि आपके दिए गए ऑप्शन सेकंड में है। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं अस्थिल मछलियां। बोमेन संपुट जो है वो वृक्क नलिका का भाग है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है पक्षियों द्वारा, और यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है सब उपास्थल मछलियां जो समुद्री मछलियां होती इनके द्वारा। तो देखिए ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो किडनियां उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, मूत्रवाही नलिका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, मूत्राशय उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। यकृत जो है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर इसको तंत्रों के आधार पर देखा जाए तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? कोरोनरी धमनी हृदय में पाई जाती है, वृक्क धमनी ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यकृत सिरा भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। वृक्क विफलता यानी किडनी फेल हो जाए तो किडनी का जो काम होता है वो मशीन से किया जाता है, उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब खून, डायलिसिस मतलब साफ करना, तो खून को साफ किया जाता है, सी। अगला जो प्रश्न है, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर, तो मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय से पेशाब जो होता है वो शरीर के बाहर जाता है, ए ऑप्शन। इसको यूरेथ्रा भी कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम और बिलीरुबिन के कारण होता है। ये बिलीरुबिन और यूरोक्रोम बनते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन के टूटने से। यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी अंग होता है? तो यूरिक अम्ल उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है पक्षियों में और सरीसृपों में, पक्षियों में और सरीसृपों में। अगला है, कौन सा गुर्दे की पथरी का कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है पालक में, टमाटर, प्याज, बैंगन, प्याज नहीं टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के बीजों में पाया जाता है। किडनियों से कितना खून, किडनियों से प्रति मिनट 1100 से 1200 ml खून प्रवाह होता है। हमारी जो हृदय पंप करता है, हृदय 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है, उसका जो लगभग 20% हिस्सा होता है वो किडनियों के द्वारा प्रवाहित होता है, यानी लगभग 1000 से 1200 ml।
एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने मूत्र की मात्रा निष्कासित करता है? 1.5 लीटर। एक मिनट, पिछला ऑप्शन देखना है। इसको ml में लेना भी, ये सीसी में नहीं होता, ml। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र पथ का सही क्रम है? तो सबसे पहले पेशाब बनेगा किडनियों में, किडनियों से आएगा मूत्रवाही नलिका में, मूत्रवाही नलिका से मूत्राशय से, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। वृक्क में उत्सर्जन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है और बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण हो जाता है और वृक्क की शिरा में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। सुमेलित करना है कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पता है कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये सुमेलित है। दूसरा है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को, खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और 10 जल के अणु होते हैं, क्रिस्टलन के 10 जल के अणु होते हैं, तो सेकेंडरी ऑप्शन सही होता है। बेकिंग जो सोडा होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक अच्छा काम किया गया है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसको जनरली कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इस बार इसने क्या कहा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सही है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, मतलब CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको अपन कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये तो इसी क्रम में मैच में भी 1 2 3 4 1 2 3 4, सेकंड ऑप्शन सही है। नीलात होता है कॉपर सल्फेट प्लस 5s2। जिंक सल्फेट जो होता है उसको सफेद तोता कहते हैं, और फेरस सल्फेट जो होता है उसको हरा तोता कहते हैं। नीलात होता जो होता है वो कवकनाशी होता है, एंटी फंगल होता है, तो एंटी फंगल के रूप में खूब काम में लिया जाता है नीलात होता को। तो ये आज के आपके प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चालू कर दियोगे? ठीक है। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है लेवल 2.0 के लिए, उसमें साइंस मैथ के जो क्वेश्चन हैं, उसमें फिजिक्स के पार्ट के क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो 81 से स्टार्ट होते हैं। किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में रखा जाता है। कहाँ पर रखेंगे उस चम्मच को? वोल्टामीटर क्या होता है कि विद्युत का लेपन करने के लिए कार्य किया, काम में लेते हैं वोल्टामीटर को। कि भी जिस भी आपका कोई छड़ है या रोड है या पदार्थ है जिस पर किसी का परत चढ़ानी होती है, उसको वोल्टामीटर में रखते हैं। देखो वोल्टामीटर में जिस पदार्थ मान लो आप, या कोई छड़ मान लो, उस पर को वोल्टामीटर में कहाँ रखेंगे? वोल्टामीटर में कहाँ रखेंगे उसको? कैथोड पर। किस पर रखेंगे? कैथोड पर रखेंगे। क्योंकि जिस पदार्थ पर, आप ऐसे मान सकते हो इसको, कि जिस छड़ पर क्या करना आपको, जिस छड़ पर क्या है, परत चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? परत चढ़ानी है। उसको वोल्टामीटर में कहाँ रखेंगे? कैथोड पर रखेंगे। और जिसकी परत चढ़ानी होती है उसको वोल्टामीटर में, यहाँ पे लिखो, जिस पदार्थ की परत क्या करनी है? चढ़ानी है। परत क्या करनी है? चढ़ानी है, उसे एनोड पर रखा जाता है। एनोड पर रखते हैं, एनोड पर रखते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, चम्मच है, चम्मच पर क्या करना है? विद्युत लेपन करना है। तो चम्मच आपकी कोई छड़ मान लो, वो होगी, तो क्या है, उस पर परत चढ़ानी है आपको विद्युत लेपन के लिए, तो क्या है, उसको कैथोड पर रखा जाता है। और पदार्थ को कहाँ रखेंगे वोल्टामीटर में? एनोड पर रखेंगे। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए,
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, क्योंकि उसमें द्विकुंडलित होता है ना, तो एक कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली पर अन्योन्य प्रेरण होता है, स्वप्रेरण नहीं होता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो विद्युत घंटी में जब क्या है, हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती है वो, मतलब विद्युत चुंबकीय बन जाती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया तो वो क्या हो गया, चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। देखो विद्युत क्षेत्र में है, कोई आवेशित कण है गतिमान, उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, मतलब कार्य का मान शून्य है। क्या है? W कितना है? शून्य। तो आप तो देखो विद्युत क्षेत्र में बल कैसे निकालते हैं? बल F बराबर Q V क्रॉस B। V वेग है, B है चुंबकीय क्षेत्र, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। W क्या आ जाएगा? बल गुणा विस्थापन। तो आ जाएगा ये F आपका आ जाएगा, इसको Q V B और ये D और कोस थीटा के रूप में। अब क्या आ जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होता है ना, किसमें? V और B में, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा होती है एक दूसरे के लंबवत। हम लिख सकते हैं तब कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर 0 कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा? जब आवेश का वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत हो, तब ये आपके लिए कार्य बराबर शून्य होगा। देखो ऐसा है क्या आपके पास, आवेशित ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, गलत बात है। कण आवेश नियत रहता है, गलत। चुंबकीय बल कण के वेग के समांतर होता है। देखो बल F और वेग के समांतर होता है, नहीं, लंबवत की बात कर रहा है वो। चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र, हाँ देखो वेग और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो चुंबकीय बल होता है वो क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका? D। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है, तब ये ऐसी स्थिति हो जाती है। बल F और क्या हो जाएगा? ये D मतलब वेग से वेग, जब उसका वेग चलेगा तभी तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। D क्या है? विस्थापन है। तो के यहाँ पे की डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से क्या है? साइन थीटा निकल कर आ जाएगा, साइन थीटा। तब ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के वो समानांतर है। तो ये आपका D ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं? देखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, आपकी चुंबक है, ये N सिरा है, ये S सिरा है। दूसरी चुंबक है, उसका ये N सिरा है, ये S सिरा है। तो क्या है? आपको पता है S से निकलकर N में, और क्या आ जाएगी? अंदर किस प्रकार से रहेंगी? अंदर रहेंगी S से N, और ये भी इस प्रकार से, ये बाहर इसे चलती हैं। तो क्या है ये? क्लोज। क्या आ जाएगा? क्लोज्ड के रूप में। क्या जाता है? क्लोज, मतलब कि क्या बनाती है? बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। और अगर बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, अगर बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं, कई बार पूछ लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं बंद वक्र के रूप में नहीं होती है, वो होती हैं खुले वक्र के रूप में, अंदर नहीं होता है ना। तो इसका आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र के रूप में होती हैं। आप गुण पढ़ते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक से निकलती है तो 90 डिग्री पर निकलती हैं और 90 डिग्री पर ही चुंबक में प्रवेश करती हैं, ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। भाई विद्युत अपघटन का उपयोग किस में करते हैं? जब किसी छड़ या किसी पर क्या है, परत चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन किया जाता है,
तो क्या है, विद्युत लेपन में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन का वही वोल्टामीटर में रखा जाता है, उसका कैथोड, एनोड, धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाएंगे। कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी तरफ वो आपका नेगेटिव चार्ज, उस पर लेपन हो जाता है। तो ये विद्युत लेपन में काम में लेते हैं विद्युत अपघटन। वह उपकरण जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। भाई दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन परिवर्तित करता है? वो आपका क्या है, जनरेटर नहीं है, ये विद्युत मोटर भी नहीं है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका क्या करता है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में भी बदलता है, दोनों कार्य करता है इन्वर्टर का कार्य। तो आपका ऑप्शन सी है। बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये मैं लिख देता हूं। जनरेटर क्या क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इन्वर्टर कहता है एसी को डीसी में तथा वापस डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, दोनों कार्य करता है ये। बैटरी क्या करता है आपका? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक प्रश्न पक्का आता है इससे। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन जल में डूबते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्रमशः एनोड पर, देखो ऑक्सीजन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर उत्पन्न होते हैं। तो ये सर्वप्रथम किसने बताया भाई? किस वैज्ञानिक का कथन है? यह विलियम निकलसन ने बताया था। विलियम निकलसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को जल में डुबोते हैं ना तो क्या होता है कि जल के अणु टूटते हैं H और O के रूप में। तो आप जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन आएगा और कैथोड है उस पर हाइड्रोजन है, उसके बुलबुले के रूप में वो गैस प्रवाहित होती है, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, तो उसके बुलबुले आते हैं। ये सर्वप्रथम किसी विलियम निकलसन ने बताया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विद्युत का कुचालक पूछा आपको जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नींबू के रस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप अवस्था में रहते हैं। अशुद्ध जल में प्रवाहित नहीं होती है, इसमें प्रवाहित नहीं होती है। सिरके में प्रवाहित होती है, समुद्री जल में प्रवाहित होती है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपके पास संयोजक तार नहीं है, मतलब कि कोई सर्किट है उसको जोड़ने के लिए आपके पास तार ही नहीं है और विद्युत परिपथ अधूरा है, तो परिपथ को पूरा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करोगे? भाई विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए आप ऐसा कोई पदार्थ काम में लेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखना, विद्युत धारा कागज के टुकड़े से प्रवाहित नहीं होती है, रबड़ के टुकड़े से भी प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत के कुचालक है लकड़ी के टुकड़े से भी नहीं होती है। ब्लेड से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या है, संयोजन तार नहीं है, तो आप ब्लेड को काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी चुंबक के आकर्षण की शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है? भाई चुंबक है, उसकी सर्वाधिक शक्ति आकर्षण की या प्रतिकर्षण की कहाँ होती है? उसके ध्रुवों पर होती है या किनारों पर होती है? किस पर होती है? उसके ध्रुवों पर। ध्रुवों को क्या है, किनारे भी बोल सकते हैं, तो ध्रुवों पर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है, आपको गलत कथन चूज करना है कि कौन सी युक्ति जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। देखो, विद्युत टोस्टर होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मा से ही वो टोस्ट आपकी सिकती है। फ्यूज तार गर्म हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जनरेटर थोड़ी कार्य करता है, विद्युत जनरेटर कार्य नहीं करता। बल्ब भी क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मा प्रदान करता है। भाई बल्ब भी गर्म
हो जाता है, कमरे को भी गर्म कर देता है, तो ये भी सही बात है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है सही है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांच की कठोरता, ये आपके केमिस्ट्री के आगे, तो आपको केमिस्ट्री वाले सर इसके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ओके ओके, सभी को धन्यवाद जी।